अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री स्मार्ट सिलेबस का पहला लेक्चर जो कि ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री के बारे में है। जो लोग नए ज्वाइन कर रहे हैं उनको जल्दी जल्दी चाहिए कि सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ना सिर्फ हम कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे बल्कि हम कोशिश करेंगे कि अपना सिलेबस जल्दी जल्दी खत्म करें और बेहतरीन मार्क्स भी हासिल करें और नॉलेज भी। तो आज के लेक्चर की तरफ चलते हैं। देखें आज के लेक्चर में क्या अहम है। सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज केमिस्ट्री, यानी एक छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन है, केमिस्ट्री क्या है। देखो इसकी शुरुआत तो वहीं से होती है जो हमने लास्ट टाइम बायोलॉजी का लेक्चर दिया। वहां पर हमने सबसे पहले साइंस को डिस्कस किया। अब साइंस में क्या था, हमने कहा कि साइंस एक ऐसा नॉलेज है जो हमारे क्वेश्चंस के आंसर देता है, लेकिन क्वेश्चन के आंसर ढेर सारे हैं, इसलिए उस नॉलेज को कैटेगराइज कर दिया गया डिफरेंट ब्रांचेस में, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स। इसके अलावा भी हैं जैसे साइकोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी वगैरह वगैरह। लेकिन हम अपनी 9th-10th की क्लास के हिसाब से पढ़ेंगे तो उसके अंदर यही बेसिक 4 सब्जेक्ट जो साइंस के हैं उनको जहन में रखेंगे। तो बायोलॉजी का तो हमने बायोलॉजी में पढ़ लिया, लेकिन आज हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री के बारे में। देखो मैं केमिस्ट्री को एक पहले समझाता हूं अपने अल्फाज में, सादा अल्फाज में, ताकि आप समझ सको कि हम बात क्या कहना चाहते हैं कि केमिस्ट्री असल में होती क्या है। देखो आपके इर्द गिर्द जो केमिस्ट्री है वो बहुत ज्यादा होती है, लेकिन कभी कभी आपको दिखती नहीं है क्योंकि आप उसको उस पर्सपेक्टिव में नहीं देख रहे होते, लेकिन वो हर जगह पे है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर फिजिक्स की बात करें तो क्या होता है, धक्का लगाया किसी चीज को या खींचा तो फोर्स का कॉन्सेप्ट बहुत आसान सा समझ में आता है, और अगर आपने कहीं जंप लगा ली है तो एक्शन रिएक्शन समझ में आ जाता है। लेकिन केमिस्ट्री को आमतौर पर हम नहीं देख पाते हैं, हालांकि वो बहुत ज्यादा करीब होती है। अब मिसाल यूं ले लो कि आपके पास एक मैंगो है, आम, आपने उसको खाया हुआ है, उसका जायका आपको पता है और उसकी खुशबू कैसी होती है ये भी आपको अंदाजा है। लेकिन जब आप बाजार जाकर एक टॉफी लेके आते हैं, कैंडी, जो कि आम के जायके या मैंगो फ्लेवर में होती है, तो आप देखकर हैरान नहीं होते कि ये क्या तरीकाकार है कि एक टॉफी में क्या मैंगो भर दिया है कि कलर भी येलो हो गया है और उसका जायका भी वैसे आ रहा है और खुशबू भी वैसे आ रही है। तो क्या वाकई में कैंडीज के अंदर हम कोई मैंगो को या डिफरेंट फ्रूट्स को भरते हैं? जाहिर सी बात है, फ्रूट तो महंगे हैं तो टॉफी सस्ती है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि हमने वो नहीं भरे, उनका इस्तेमाल नहीं किया हुआ, बल्कि हमने ऐसा किया कि हमने मैंगो को पढ़ा, उसकी कंपोजिशन को समझा, उसमें वो कौन से कंपाउंड्स हैं या केमिकल्स हैं जो उसको कलर देते हैं, जो उसको स्मेल देते हैं, जो उसको टेस्ट देते हैं, वो हमने स्टडी किए और उन केमिकल्स को अपनी लैब में तैयार कर लिया। इस तरह वो केमिकल्स जब बन गए तो हमने क्या किया, उससे के जरिए से डिफरेंट टॉफी बनाई, यानी कि कैंडीज बनाई, डिफरेंट फ्लेवर्स के केक्स बना लिए और उसके अंदर वही फ्लेवर आ रहा है जो हम चाहते हैं, क्योंकि हमने बनाए हैं केमिकल्स। तो यहां से आपको केमिकल्स का अंदाजा हो सकता है कि केमिकल्स के जरिए से हम एक ऑर्गेनिक शय को, एक शय को किसी दूसरी चीज में ट्रांसफर भी कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप खुद को देखो तो आपके अंदर जो ब्लड है इट इज अ काइंड ऑफ केमिकल, आपकी जो स्किन है इट इज अ काइंड ऑफ केमिकल। इसमें बहुत सारा प्रोटीन, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट शामिल है, और इसका मतलब ये हुआ कि आप खुद भी केमिकल्स के बने हैं, आपकी खुराक भी केमिकल्स की ही है। यानी जो भी आप खाने को नाम देते हो रोटी, वो रोटी एक्चुअली स्टार्च है, यानी कि उसका केमिकल नेम भी है। इसी तरह जितने फ्रूट्स खाते हो उसके अंदर डिफरेंट केमिकल्स हैं, जैसे इसमें एसिड्स हो सकते हैं। जितने फल खाते हो ज्यादातर जो तुष फल होते हैं, सिट्रस होते हैं, लेमन जैसे ऑरेंजेस, ग्रेप फ्रूट्स, तो बात यह है कि ये मुख्तलिफ किस्म के जो फल हैं ये क्या रखते हैं अपने अंदर, एसिड्स रखते हैं। एप्पल में भी एसिड होता है। तो इस तरह हमने केमिस्ट्री की लैंग्वेज में अगर समझा तो हमें हमारी सारी जिंदगी और उसके इर्द गिर्द घूमती हुई चीजें केमिस्ट्री ही लगेंगी। तो अगर आप अपनी लाइफ को इसी तरह से देखना शुरू करो, हर चीज को ये देखो कि इसकी केमिस्ट्री क्या है, मतलब उसकी कंपोजिशन क्या है, वो किस चीज से बनी है, तो आपको केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट हो जाएगा। तो यही बात आपको समझा रहे हैं यहाँ पर, लेकिन हम अपनी बुक के हिसाब से भी चलते हैं कि बुक हमें किस तरह से बताती है। देखो भाई, सबसे पहले आपने बात ये करनी है कि केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ साइंस। केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद द प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन एंड द स्ट्रक्चर। तो ये जो चीजें हैं अगर आप पढ़ रहे हैं अपने इर्द गिर्द किसी भी शय की, किसी भी शय का क्यों कहा मैंने, क्योंकि मैटर वो होता है जो जगह घेरता है और वजन रखता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके इर्द गिर्द की हर चीज जो आपको नजर आ रही है वो मैटर है। इवन की जो चीज नजर नहीं आ रही जैसे हवा, वो भी मैटर होती है। तो उन सब के बारे में जांचना कि वो किस चीज के बने हैं, वो केमिस्ट्री है। इसके लिए लिखता है इट आल्सो डील्स विद द फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। अब सवाल ये है कि फिजिकल और केमिकल चेंजेस क्या होते हैं।
अगर एक ऐसी तब्दीली हो जिसको रिटर्न करना ईजी हो, आसान तरीके से, तो उसको हम फिजिकल चेंज कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर पानी का बर्फ बन जाना, तो बर्फ को पिघलाओ दोबारा पानी बन जाएगी, खुद ब खुद भी बन जाएगी, बाहर रख दो फ्रिज से निकाल कर। तो ये एक ईजी वे के अंदर चेंज है, यानी रिटर्न हो जाता है चेंज, तो इसको फिजिकल चेंज की एग्जांपल कहते हैं। लेकिन अगर आपने अंडे को पका लिया है और अंडा पक जाए, ऑमलेट बन जाए या फिर बॉइल्ड एग हो, तो उसको वापस आप अपनी पुरानी हालत में नहीं ले जा सकते। इसका मतलब ये है कि जो एग के साथ आपने किया वो एक केमिकल चेंज है, क्योंकि वो वापस नहीं होने वाली। केमिकल चेंज वापस हो भी सकती है, बट उसके लिए आसान तरीके नहीं होते। तो मैंने आपको ये बात समझाई कि आपकी लाइफ में होने वाले फिजिकल और केमिकल चेंजेस वो भी पढ़े जाते हैं किसके अंदर, केमिस्ट्री में। अब इसके बाद हमारे पास तो बेशुमार मज़ाहिर हो गए, यानी कि जगह जगह देखने पर आपको अलग अलग किस्म के नॉलेज मिलते हैं। तो इस तरह से इतना सारा नॉलेज कैसे पढ़ा जाएगा? तो इसके लिए हम अपने रूल्स बनाते हैं, यानी लॉज एंड प्रिंसिपल्स। और हम लॉज एंड प्रिंसिपल्स को पढ़ते हैं, जब उसको अप्लाई करते हैं किसी भी सिचुएशन पर, तो ऑटोमेटिकली हमें वो बात समझ में आना शुरू हो जाती है। तो वो लॉज और प्रिंसिपल क्या है, उनको भी हम पढ़ते हैं केमिस्ट्री के अंदर। तो इस तरह केमिस्ट्री में एक बड़ी रेंज की क्या हो गई है, नॉलेज, या कह लो उसके अंदर अलग अलग चीजें हो गई हैं। तो नाम आपको याद हो गए होंगे, प्रॉपर्टीज, कॉम्पोजिशन एंड स्ट्रक्चर। तो ये बेसिकली तीन चीजें हैं जो मैटर से रिलेट करती हैं, और फिर चेंजेस जो ये आपस में मिलते हैं केमिकल्स, उसके जरिए से कुछ चेंज आता है, तो फिजिकल और केमिकल चेंज। और वो तरीके कार, ये वो असूल और कवायद जिनके जरिए से हम इन चेंजेस को आसानी से पढ़ सकते हैं, वो लॉज एंड प्रिंसिपल। तो बेसिकली तीन हुए लॉ, कौन कौन से उल्टा चलते हैं, लॉज एंड प्रिंसिपल्स, नंबर टू फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, एंड नंबर थ्री यानी कि जो हमारी पहले में आए थे, प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन एंड अरेंजमेंट, जिसको आप स्ट्रक्चर भी बोल सकते हो। तो अब आपने इस तरह से पढ़ा और केमिस्ट्री के बारे में एक बड़ा व्यू लिया। अब चलते हैं, थोड़ा सा समझते हैं कि डिटर्मिनेशन ऑफ कंपोजिशन, यानी कंपोजिशन हम कैसे मालूम करते हैं, थोड़ा बहुत इसके बारे में। तो लिखता ये है, डिटर्मिनिंग या डिटर्मिनेशन ऑफ कंपोजिशन रिप्रेजेंट्स फाइंडिंग आउट परसेंटेजेस, यानी आप किसी परसेंटेज के बारे में बता सकते हो। डिटरमिन करते हुए किसी भी कंपोजिशन को आप परसेंटेज के हिसाब से बयान कर सकते हो। आप मोलैरिटी के हिसाब से बयान कर सकते हो, आप मोलैरिटी के हिसाब से बयान कर सकते हो, आप उसके एटम की तादाद के हिसाब से बयान कर सकते हो। लेकिन हमारी बुक ने जो लिखा है, परसेंटेज का जिक्र किया है, एलिमेंट्स इन अ कंपाउंड। देखो मैं समझाता हूं किस तरीके से। ये देखो, सपोज करो आपके पास वाटर है H2O। अगर मैं इसकी एटम के हिसाब से परसेंटेज मालूम करूं, तो आप समझ रहे हो कि इसके अंदर एक, दो हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। और समझो कि वाटर हमारे पास 100% है अगर, तो आप 100 को इन तीनों पर डिवाइड कर दो, तो जो आपके पास आंसर आने वाला है वो तकरीबन ऐसे है, 33.3%। इसी तरह से 33.3% और 33.3%, यानी हाइड्रोजन्स को मिलाकर 66.6%। तो इस तरीके से आपने हाइड्रोजन की कॉम्पोजिशन इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज निकाल ली। तो अगर आप ऐसे करोगे तो आपको एक कॉम्पोजिशन का अंदाजा होगा, यानी बनावट के बारे में थोड़ा सा, यानी बनावट में एटम्स कितने हिस्सा ले रहे हैं परसेंटेज के हिसाब से, वो पता चल गया। और आपको ये पता भी चल गया कि टोटल एटम्स कितना हिस्सा ले रहे हैं। तो कहेंगे सर एक वाटर मॉलिक्यूल को बनाने में दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन हिस्सा ले रहे हैं। इस तरह से देखो, बातों को समझने की कोशिश करना, यही कॉन्सेप्ट है। एटम्स की परसेंटेज एक अलग चीज है और एटम की तादाद एक अलग चीज है। अच्छा जी, थोड़ा सा आगे चलते हैं, साथ साथ इंशाल्लाह बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब यहां पर आता है स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, क्योंकि ये दो चीजें उसने किताब में इसलिए अलग कर दी हैं, अगर आप गौर करो तो यहां पर अगर देखो तो ये था जी कंपोजिशन और ये था स्ट्रक्चर। तो कंपोजिशन और स्ट्रक्चर में पहले नंबर पर तो हमने जिक्र किया किसका, कंपोजिशन का। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की। देखो स्ट्रक्चर को आपने कुछ यूं देखना है, आप सपोज करो कि जब हम एटम्स को माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखते हैं, मतलब हम किसी बड़े शय को, मैटर को, चाहे वो आपके हाथ ही क्यों ना हो, सेल्स के अंदर चले जाओ, सेल के अंदर चले जाओगे तो क्या आ जाएगा, ऑर्गेनेलिज आ जाएंगे। ऑर्गेनेली को अगर जूम करोगे तो मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, मॉलिक्यूल्स को जूम करोगे तो एटम्स आ जाएंगे। अगर आपको ये बात समझ में नहीं आई तो आप समझो कि आप एक पत्थर लेकर आए हो किसी सोडियम क्लोराइड का, चलो ऐसे कह लो, क्योंकि सोडियम क्लोराइड के पहाड़ होते हैं, तो वहां से पहाड़ से पत्थर निकाला है और उस पत्थर को हमने पीस कर पाउडर बना लेते हैं, नमक तक ले आते हैं, मतलब बहुत बारीक बारीक बना लेते हैं। तो चाहे वो जितना मर्जी बारीक हो जाए, तो अगर आप उसको जूम करके देखो तो उसके एक जर्रे के अंदर भी बेशुमार एटम्स हो सकते हैं। देखो मिसाल यूं ले लो कि ये आपके पास एक बड़ा वाला क्लोराइड आयन है, छोटा वाला सोडियम आयन है, तो सोडियम के साथ लगा है क्लोरीन। इसी तरह से
फिर दोबारा देखो, ये सोडियम और ये क्लोरीन। अगर मैंने इस तरह से जोड़ा है एटम्स को, आप इनको एक को पॉजिटिव और एक को नेगेटिव, एक को पॉजिटिव और एक को नेगेटिव कर कर आयन समझ सकते हो। अगर मैं कहूं कि अब इसमें कुछ यूं करो कि इनके न्यूक्लियस को मिलाओ, तो आपको एक स्क्वायर शेप स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है। ये अरेंजमेंट को शो करता है। यानी जब हम एटम्स की अरेंजमेंट देखते हैं तो हर दफा ऐसा नहीं होता जैसे मैंने दिखाया, बदल भी सकता है। जैसे मिसाल के तौर पर हम बदलते हैं। अब हम एक और स्ट्रक्चर बनाते हैं, जैसे कि ये 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो अगर हम इनको भी, इनके न्यूक्लियाई को मिलाएं, तो अब आपके पास एक स्ट्रक्चर और बनने वाला है जो कि हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे हम डिफरेंट अरेंजमेंट्स देखते हैं तो ज्योमेट्रिकल शेप बदल जाती है। ज्योमेट्रिकल शेप को हम क्रिस्टलाइन शेप भी बोलते हैं। तो आप ये देख रहे हो कि मैंने जो यहाँ पर बताना चाहा है स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, वो आपको थोड़ा समझ में आया कि देखो अगर हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखते हैं, बहुत ज्यादा गहराई में देखते हैं, तो हमें अलग अलग शक्लें भी मिलती हैं। लेकिन हमारी बुक में आसान करके लिखा है, वो ये लिखा है स्ट्रक्चर ऑफ एटम मीन्स द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। एटम्स की तरतीब, जैसे मैंने आपको यहां तरतीब दिखाई और यहां पर भी तरतीब दिखाई। इस तरह लिखता है बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस मे बी ब्रॉट अबाउट बाय एब्जॉर्प्शन और एवोल्यूशन ऑफ एनर्जी या हीट। आपको जब चेंज लाई जाएगी, यानी आपको समझाया जाएगा जब चेंज लाई जाएगी, तो उस चेंज के दौरान दोनों बातें हो सकती हैं कि हीट निकल भी सकती है या कह लो एनर्जी निकल भी सकती है और एनर्जी अब्जॉर्ब भी हो सकती है। आमतौर पे एनर्जी अब्जॉर्ब और रिवॉल्व तब होती है जब बॉन्ड टूटते और नए बनते हैं। तो आपने एक्सो और एंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में जरूर पढ़ा होगा। तो यहां से हमें सबक मिलता है कि जब चेंज आता है तो सिर्फ अकेला एटम्स की तब्दीली नौनुमा नहीं होती, बल्कि उस दौरान एनर्जेटिक्स भी वाक़ होती है, मतलब एनर्जी की चेंजेस भी आते हैं। थोड़ा इनका तफसील से इनके रिस्पेक्टिव चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन अब तक आपको समझ में आया है कि केमिस्ट्री जो है वो कुछ इस तरह से चल रही है जितना कि आपको समझाया गया। यानी मिसाल के तौर पर हम ये कहते हैं कि सबसे पहले हम ये केमिस्ट्री को डिफाइन करते हुए हमने बेसिक सेंस के हिसाब से 3 चीजें पढ़ी जो आपने बतानी है। अब दोबारा नहीं देखना, लिखना है कमेंट बॉक्स में कि सर ये बताया था आपने 3 बातें, देखते हैं आपको कितना याद हुआ। फिर उसके बाद मैंने आपको थोड़ा सा कंपोजिशन का एक व्यू दिया है कि कंपोजिशन क्या होती है। ठीक है, अगर आपके पास, आप ऐसा करो, मैं आपको इजी करके बताता हूँ, देखते हैं कौन समझा सकता है। यहाँ मैंने एटम की रेशियो बताई है, या कह लें एटम्स की तादाद बताई है। एटम की तादाद आपने बतानी है ग्लूकोज की। देखते हैं कैसे बताते हो। सिर्फ तादाद बतानी है, ये लिखना है कि उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं और वो कितनी कितनी तादाद में है। हिंट मैंने आपको दे दिया। इसके बाद चलो आगे ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री के बारे में। अब ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री में जाहिर सी बात है ये हमारा मेन टॉपिक है। यहां मैंने लिख दिया है कि ये लॉन्ग भी है और ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है। अब लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन जो ये है, तो किस तरह से लॉन्ग है और किस तरह से शॉर्ट है। अगर तो 3 4 5 6 डेफिनेशंस इकट्ठी एक साथ पूछ ली जाती हैं तो लॉन्ग क्वेश्चन बन जाएगा, और अगर 2 पूछ ली जाती हैं तो वो एक शॉर्ट क्वेश्चन बन जाएगा। इस तरह लॉन्ग और शॉर्ट के हिसाब से आप चलोगे, सही है। तो अब यहां पर लिखा हुआ है कि टू अंडरस्टैंड वाइडली स्प्रेड कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का एक फैला हुआ सब्जेक्ट है, उसमें बहुत कुछ है। तो उसको समझने के लिए एंड टू कंसंट्रेट ऑन द स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स, और चंद पहलुओं पर सही तरीके से नजर करने पर, कंसंट्रेट मतलब नजर करना, अच्छी तरीके से पढ़ना, समझना, समझने के लिए कुछ भी कह लो। केमिस्ट्री इज डिवाइडेड इनटू मेनली डिस्टिंक्ट ब्रांचेस। तो हमने केमिस्ट्री को डिफरेंट ब्रांचेस में तकसीम कर दिया है ताकि उस नॉलेज को समझना आसान हो जाए। ठीक है जी। अब चलते हैं पहली ब्रांच की तरफ, दैट इज कॉल्ड फिजिकल केमिस्ट्री। अब जो फिजिकल केमिस्ट्री है वो क्या कह सकती है, उसका क्या मतलब है। देखो इसका वर्ड से पता चला, यानी आपके दिमाग में वर्ड सुनते ही आ जाना चाहिए, फिजिक्स। ठीक है, वैसे फिजिक्स नहीं होता, फिजिक्स या फिजिक्स, मुख्तलिफ प्रोनाउंसिएशन होती हैं। फिजिक्स सिंपल सी, तो ये फिजिक्स यानी फिजिकल वर्ड से रिलेटेड है। फिजिकल वर्ड जिसको आप, जैसे आप छू सको, हाथ लगा सको, या ऐसी चीज जिसको आप एग्जैक्टली उसी वक्त उसी सेंस में देखो जैसे वो चल रही है। ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद अ वेलोसिटी v, ठीक है ना। तो अब वो जो ऑब्जेक्ट है उसको आप देख पा रहे हो। तो यहां थोड़ा देखते हैं केमिस्ट्री के एतबार से कैसे डिफाइन करना है। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन्वेस्टिगेट हाउ सब्सटेंस बिहेव, सब्सटेंस कैसे बिहेव करता है एट एटॉमिक एंड मोलेकुलर लेवल्स। फिजिक्स और केमिस्ट्री में फिजिक्स का यानी बनावट का
जो बेसिक फर्क है वो यही है कि फिजिक्स में जो चीज होती है वो एक मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के लिए होती है, बड़े जिस्म के लिए होती है ज्यादातर, ठीक है, सिवाय क्वांटम के। तो क्वांटम फिजिक्स आप कभी पढ़ोगे जिंदगी में, बड़े होकर तो समझ में आएगी। लेकिन फिजिक्स में आमतौर पर यही कहा जाएगा, देयर इज अ बॉडी व्हिच इज मूविंग द वेलोसिटी वी, तो बॉडी आप देख रहे हो वो चल रही है। हमारी केमिस्ट्री में भी देयर इज अ बॉडी, बट बॉडी माइक्रोस्कोपिक है, वो एटम है, वो मॉलिक्यूल है, वो इतने छोटे हैं जिसको आपकी आम आंख से देखना मुश्किल है। तो वो यही कह रहा है कि हम यही काम जो फिजिक्स में कर रहे हैं वो यहाँ पे भी कर रहे हैं, लेकिन छोटे लेवल पर। छोटे लेवल का मतलब है माइक्रोस्कोपिक लेवल पर। तो देखो भाई, इट प्रोवाइड्स क्लियर एक्सप्लेनेशन एज टू हाउ, ये इसकी अहम हिस्सा है, फंडामेंटल फिजिक्स लॉज गवर्निंग आवर वर्ल्ड, हमारी दुनिया को फिजिक्स के असूल कैसे चला रहे हैं, यानी जो आप असूल फिजिक्स में पढ़ेंगे वो असूल यहाँ केमिस्ट्री में भी लगते हैं, लेकिन उनका अंदाज मुख्तलिफ हो सकता है। ये फिर हम आगे चल के समझाएंगे कैसे। Cause atoms and molecules to show specific characteristics and in return react to give huge structure related to life। देखो, इसका मतलब सिर्फ सीधा सीधा है, आपने मुर्गी वाली बोटी खाई, मुर्गी वाली बोटी का मतलब मुर्गी की प्रोटीन ली, फिर उसके बाद आपने अपनी बॉडी में क्या किया, तोड़ा, यानी कैटाबॉलिज्म किया, फिर आपने एनाबॉलिज्म किया, मतलब बनाया। वो क्या बनाया, वो ही कुछ है जो मुर्गी की बोटी के छोटे हिस्से हैं, वो ही जोड़कर, पहले आपने इसे तोड़ के छोटा किया, फिर वापस जोड़कर वो प्रोटीन बनाई जो ह्यूमन प्रोटीन थी। यानी वो यही कहना चाह रहा है कि आपके पास छोटे छोटे जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे कि आप सिंपल प्रोटीन ही ले लो, यानी अमीनो एसिड्स जो जुड़कर प्रोटीन बनाते हैं, तो आपकी बॉडी में भी छोटे छोटे से क्या है, पार्टिकल्स जुड़कर बड़ा मॉलिक्यूल बना रहे हैं, जैसा कि आप खुद पूरे के पूरे। लेकिन अब चूंकि हम बायोलॉजी तो नहीं पढ़ रहे, हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ये बात भी केमिस्ट्री की ही थी, लेकिन आपको ऐसा ना लगे कि रियल वर्ल्ड में इसकी एग्जांपल हम खुद हैं, बल्कि और भी बहुत सारी चीजें हैं। जैसे आपके हाथ में अगर प्लास्टिक का कोई बॉल पॉइंट है या पेन है, तो वो प्लास्टिक एक पॉलीमर है, और पॉलीमर का मतलब होता है बहुत सारे टुकड़ों को जोड़कर बनाना। तो यही बात आपको समझनी है कि आपके इर्द गिर्द जो भी प्लास्टिक नजर आ रहा है, प्लास्टिक वर्ल्ड कहलाता है हमारा, ये प्लास्टिक वर्ल्ड है। इससे पहले कभी स्टोन एज थी, ग्लास एज थी, और जब इंसान स्टोन के अंदर पत्थरों में रहता था, पत्थरों में खाता था, पत्थरों के हथियार होते थे, फिर उसके बाद ग्लास एज आई, उसमें ग्लास में इजाफा होने लग गया, फिर उसके बाद बदलते बदलते डिफरेंट एजेस से गुजरते हुए आज का जो एज है दैट इज प्लास्टिक एज। ठीक है, मैं बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, लेकिन बता रहा हूं कि आज आपकी जिंदगी में प्लास्टिक का बहुत ज्यादा किरदार है। ये प्लास्टिक समझना जरा आसान है, लेकिन केमिस्ट्री में इसको पॉलीमर कहते हैं, ये मुख्तलिफ अंदाज के हैं। ठीक है नहीं, तो पॉलीमर बड़े मॉलिक्यूल्स हैं। तो यहीं पर हमने सीखा कि जिंदगी को बनाने या जिंदगी से रिलेटेड ह्यूज स्ट्रक्चर जो है, ह्यूज स्ट्रक्चर वो कैसे बनते हैं, वो स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स एटम्स से मिलकर बनते हैं, जो कि आपस में जुड़ते हैं, और उनके जुड़ने का जो अंदाज है, तरीका है, वो एक खास असूलों के तहत होता है। ठीक है, जो आप फिजिक्स के लॉज के अंडर पढ़ते हो, और जब आप ऐसा करते हो तो आप एक्चुअली पढ़ रहे हो फिजिकल केमिस्ट्री। मुश्किल लगी ना बात? आसान बात यह है, केमिस्ट्री को फिजिक्स के असूलों से पढ़ना कहलाता है फिजिकल केमिस्ट्री, यानी फिजिक्स के असूलों के मुताबिक केमिकल रिएक्शंस को पढ़ना, केमिस्ट्री पढ़ना कहलाता है फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है, ये मैंने थोड़ा सा समझा दिया आपको आसान करके, लेकिन आप कोशिश करो कि बुक की वर्डिंग को साथ लेके चलो। नोट्स भी उसी तरह से डिजाइन किए गए हैं कि आपको बुक से ज्यादा दूर लेकर नहीं गए। ये बात सच है कि पहले के मुकाबले में ये थोड़ी लैंग्वेज टफ है, लेकिन चूंकि आपका मुकाबला वर्ल्ड वाइड होने वाला है पूरी दुनिया में, तो जो ओ लेवल्स, ए लेवल्स पहले से ही दुनिया में राइज हैं, जैसे ओ लेवल्स 9th 10th के इक्विवेलेंट होता है, वहां पर ऐसी लैंग्वेज कई सालों से चल रही है। ठीक है, तो आपको उनके बराबर करने और पूरी दुनिया के अंदर आप बीट करें, नॉलेज के एतबार से, अपनी सोच के एतबार से, अपने अल्फाजों के ज़ख़ीरे के एतबार से, इसलिए इस बुक को थोड़ा सा अप स्टैंडर्ड किया गया है। तो मैं आपसे भी दरख्वास्त करूंगा कि आप अपने आप को अप स्टैंडर्ड करें। अगर आपने पहले ये अल्फाज नहीं पढ़े तो उनको बार बार रिवाइज करें, याद करें, और केमिस्ट्री लिखे बगैर कभी भी नहीं आती। अपने मोटे मोटे रजिस्टर खरीद लो, हर रोज 1 2 3 पेज लिखो, चाहे आप कम लिखो अगर आपका दिल नहीं कर रहा, लेकिन रोजाना लिखो, कंसिस्टेंट रहो। तो आपने वो रजिस्टर खत्म करने हैं, 1 या 2 अपने पूरे साल में, फिर आप कह सकते हैं कि आपने केमिस्ट्री पढ़ी है। केमिस्ट्री समझ आ जाएगी, मैं आपको पढ़ाऊंगा, केमिस्ट्री समझ में आ जाएगी, लेकिन केमिस्ट्री को याद रखना बहुत मुश्किल है। याद रखने के लिए, परमानेंट मेमोरी का हिस्सा बनाने के लिए आपको लाजमी तौर पर उसको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। इसके बाद लिखता है, फिजिकल केमिस्ट्री इज ऑल्सो यूज्ड टू प्रिडिक्ट एंड चेंज the rate
ऑफ द रिएक्शन, रिएक्शन की रफ्तार, रिएक्शन होने की रफ्तार से मुराद है कि रिएक्शन कितना जल्दी हो जाएगा या देर से होगा, ये आपने प्रिडिक्ट करना है, पहले से बताना है कि ये रिएक्शन कब कंप्लीट होगा, तो इसको हम कहते हैं प्रिडिक्शन करना। एंड दस ऑप्टिमाइज द कंडीशन टू कैरी आउट द रिएक्शंस ऑन इंडस्ट्रियल स्केल। अगर हमें ये पता चल जाता है कि ये रिएक्शन कितनी देर में कंप्लीट हो जाएगा, तो हम जैसे वो रिएक्शन क्या है, वो रिएक्शन ये है कि आपने उस रिएक्शन के बाद सीमेंट बनाना है, सीमेंट फर्टिलाइजर बनाना है, बड़े कारखाने लगाएंगे, तो हमें ऐसी कंडीशन ढूंढने में हेल्प मिल जाएगी जिन कंडीशन पर हम मैक्सिमम प्रोडक्ट बना सकेंगे और सबसे सस्ता, क्योंकि इंडस्ट्री के अंदर यही सबसे बड़ी बात होती है, सस्ता और ज्यादा कैसे बनाया जा सकता है, क्योंकि अगर वो सस्ता होगा तभी तो फायदेमंद होगा, उससे अच्छी पैसे बन सकेंगे, क्योंकि इंडस्ट्री का काम जो है वो पैसे बनाना ही होता है। यानी केमिस्ट्री के अंदर एक अच्छा केमिस्ट उसको समझा जाता है जो एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट बना दे, और वह तभी बन पाएगा जब आप क्या होगा, प्रिडिक्ट कर लोगे कि भाई अगर इस तरह से कर लिया जाए तो हम बेहतरीन प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो ये एक एग्जांपल बुक ने दी। इसके बाद चलते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या कहती है? देखो सिंपल सी बात है, आप जितने भी आपके पास एलिमेंट्स हैं, हमारे पास जो कुछ एलिमेंट्स हैं वो पूरी जमीन को और इवन के जमीन के बाहर के अजसाम को बनाते हैं, जितने हमें एलिमेंट्स पता है। वो एलिमेंट्स जुड़ते हैं, जैसे सपोज करो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अगर ऐसे जुड़ जाएं कि दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, तो ये क्या बन जाएगा, वाटर। लेकिन अगर दो हाइड्रोजन दो ऑक्सीजन से जुड़ जाएं तो बनेगा हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। अगर एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन से जुड़ जाए तो हाइड्रोक्सिल आयन बन जाएगा। तो आपको ये बता रहे हैं कि दो ही एलिमेंट हैं, लेकिन वो डिफरेंट कंपोजिशन में जुड़ने पर कई चीजें बना सकते हैं। इस तरह दुनिया में मौजूद सिर्फ 110 एलिमेंट, ठीक है, इतने थोड़े से एलिमेंट जितने आप जमीन पर चीजें देखते हो वो उन सबको बना सकते हैं, ठीक है। इवन कि आपकी पूरी बॉडी को बनाने वाले सिर्फ 16 एलिमेंट है। अच्छा, अब यहां पर आ जाओ, इसके अंदर वो कहता है कि जो एलिमेंट्स हैं उनको हमने डिवाइड कर लिया, कार्बन को अलग कर दिया, और कार्बन के अलावा जितने भी सोडियम पोटेशियम मैग्नीशियम कैल्शियम बेरियम स्ट्रोंशियम जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको अलग कर दिया। तो जो कार्बन से बनने वाले कंपाउंड्स हुए उनकी जो स्टडी है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रख दी गई, और कार्बन के अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके कंपाउंड्स की स्टडी को हमने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रखा। तो वो ये लिखता है, इट इज द स्टडी ऑफ द सिंथेसिस, इसमें हम तैयार करते हैं कॉम्पोजिशन। तैयार करने का मतलब है तैयार कैसे करते हैं, इल्म है ना, ये जो आप ब्रांचेस पढ़ रहे हो इट इज अ काइंड ऑफ नॉलेज। तो वो नॉलेज जिसमें आप तैयार कर सकते हो, वो नॉलेज जिसके इस्तेमाल से आप कंपोजिशन जान सकते हो, प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ सकते हो, स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्स एंड द कंपाउंड्स के बारे में जान सकते हो, दैट कंटेन लिटिल और नो कार्बन, लेकिन ऐसे कंपाउंड्स होने चाहिए जिसमें कार्बन की मिकदार ना हो। ये भी नहीं कह रहे एग्जैक्टली कि भाई बिल्कुल ही ना हो, नहीं, उसमें हो सकती है कार्बन की, लेकिन अगर कार्बन उसमें मौजूद है तो वो बेसिक कंपोनेंट ना हो, उसका उसका वो बेसिक फ्रेमवर्क ना हो। ये बताते हैं अभी आपको कैसे। तो बहरहाल कार्बन के अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके कंपाउंड की केमिस्ट्री कहलाती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और उन कंपाउंड की चाहे स्ट्रक्चर हो, चाहे उसका कंपोजिशन हो, चाहे उसकी कुछ प्रॉपर्टीज हो, उन सब का पढ़ना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में शामिल है। एन इनऑर्गेनिक सब्सटेंस कैन बी कंपोज्ड ऑफ मेटल्स, नॉन मेटल्स और अ मिक्सचर ऑफ दीज। ये कंपाउंड मेटल हो सकते हैं, नॉन मेटल हो सकते हैं, इनके आपस में मिलाप करके नई चीजें बना सकते हैं। जैसे कि आपके पास जो सिक्के होते हैं जेब के अंदर पड़े हुए, तो उनके अंदर मेटल और नॉन मेटल मिक्स भी हो सकती है। आगे लिखता है सॉल्ट्स, एसिड्स एंड बेसिस। आप लोगों ने यकीनन छोटे क्लासेस में एसिड बेसिस का नाम तो सुन ही लिया होगा। तो मेटल्स, नॉन मेटल्स, एसिड्स, बेसिस, अल्कलीज, जो भी इस तरह के अल्फाज हैं, ये सब आमतौर पर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़े जाते हैं, क्योंकि ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाते हैं या होते हैं। अब देखो, ये मैंने छोटी सी यहाँ पे आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन दी है। ये जो मैं आपको समझा कर आया था, एटम्स के जुड़ने के बाद उनके स्ट्रक्चर्स, तो डिफरेंट स्ट्रक्चर हो सकते हैं डिफरेंट कंपाउंड्स के, इनको आप सॉल्ट्स भी बोल सकते हो। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम सॉल्ट्स के नाम से भी पुकारते हैं। तो ये आपके पास इस तरह से दिखने वाले डिफरेंट रंगों में सॉल्ट भी हो सकते हैं। ये सब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। इसके बाद आगे चलते हैं, थोड़ी सी बात लिखी है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर यूज्ड टू, इनका इस्तेमाल कैसे करेंगे। ये आमतौर पर होते हैं फर्टिलाइजर्स, मेडिसिन, कैटलिस्ट, पिगमेंट्स, कोटिंग एंड मच मोर। ये नहीं कह रहे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड ये नहीं होते, ये कह रहे हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड ये होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड भी हो सकते हैं कि वो मेडिसिन में हो, वो कैटलिस्ट के तौर पे काम हो, वो फिर हम वहीं पढ़ते हैं। अब नेक्स्ट आपके पास डेफिनेशन आती है, दैट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जैसे मैंने आपसे कहा था बेसिक फ्रेमवर्क, देखो ये आपके पास एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल है। अगर इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल को गौर से देखो तो आपको नजर आएगा कि
ये क्या है? कार्बन, 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 कार्बन। यानी कि बेसिकली ये कार्बन की चेन है और उस कार्बन की चेन के साथ कहीं ऑक्सीजन लगा है, हाइड्रोजन लगा है, ऑक्सीजन या OH लगा है, H लगा है, OH, H, OH, H, OH, H। तो बात यहाँ पर ये है कि बेसिक फ्रेमवर्क है अगर कार्बन किसी कंपाउंड का, तो वो कंपाउंड अब ऑर्गेनिक होगा। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास एक कंपाउंड है जिसका नाम है HCO3, ठीक है, नेगेटिव, ये आपने बाइकार्बोनेट के तौर पे पढ़ा होगा। CO3 ये आपने कार्बोनेट के तौर पे पढ़ा होगा। तो ये जो आपके पास कंपाउंड होते हैं, कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, कार्बाइड्स वगैरह, ये कार्बन जरूर रखते हैं पर ये ऑर्गेनिक नहीं है, क्योंकि इसमें कार्बन बेसिक ढांचे के तौर पर उस कंपाउंड का हिस्सा नहीं होता। ये है फर्क कि ऐसे कंपाउंड जो कार्बन तो रखते हैं लेकिन ऑर्गेनिक नहीं है। तो उसकी वजह क्या है? उसकी एक वजह मैंने आपको बताई है कि उसमें कार्बन बेसिक कंपोनेंट नहीं होता या बेसिक फ्रेमवर्क का हिस्सा नहीं होता। और भी रीजंस हैं, उस पे ऑर्गेनिक कंपाउंड वाली खसूसियात नहीं होती। तो आगे चलकर पढ़ेंगे इसके बारे में, लेकिन अब आपको समझ में आ गया कि मैं क्या कहना चाह रहा था। अब देखो यहाँ पर ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन और ये सारे के सारे कार्बन जुड़े हुए हैं और उन कार्बन के साथ फिर मजीद आने वाले हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन लगे हुए हैं। तो कार्बन यहां पर क्या हुआ? बेसिक फ्रेमवर्क हो गया। अब इस तरीके से आपको समझ में आया कि अगर हम कार्बन के कंपाउंड्स की केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, कंपोजिशन पढ़ रहे हैं, स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, तो हम असल में क्या पढ़ रहे हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो यहां पर थोड़ा सा लिखा है हमारी बुक में, थोड़ा सा मैं रीडिंग अगर आप कहोगे तो मैं रीडिंग कर दिया करूंगा। अब आज थोड़ी बहुत रीडिंग कर रहा हूं, लेकिन वक्त के साथ साथ मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आ जाएगा। हाँ, अगर उर्दू मीडियम वाले हैं और उनको अपनी उर्दू की कोई बात समझ नहीं आती तो वो भी मुझसे जरूर पता कर लिया करें। इस तरह ये जो मैं बोल रहा हूँ उर्दू में ही बोल रहा हूँ, समझा भी रहा हूँ, आप इसी समझ की बिना पर उर्दू मीडियम वाले भी चल सकते हैं। ठीक है जी। तो इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द कार्बन कंपाउंड हाइड्रोकार्बन्स। अब देखो यहां पर दो इंपॉर्टेंट बातें हैं। ये जो आपके पास कार्बन और हाइड्रोजन, इसमें दो ही क्या है? एलिमेंट्स हैं। तो इस तरह के कंपाउंड को हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन, इनको हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन। लेकिन अगर हम ग्लूकोज को देखें तो इसके अंदर तो ऑक्सीजन भी है, तो इसका मतलब है कि ये और तरह के हाइड्रोकार्बन नहीं है, ऑर्गेनिक कंपाउंड तो हैं। तो इसका मतलब ये भी ना सोच लीजिएगा कि हाइड्रोकार्बन ही ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, नहीं, उसमें दो चीजें शामिल हो सकती हैं। हाइड्रोकार्बन भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है एंड देयर डेरिवेटिव्स। और हाइड्रोजन कार्बन के अलावा अगर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर शामिल हो जाए तो उसे हम कहते हैं डेरिवेटिव, यानी उससे बनाए गए। यानी एक कंपाउंड जिसमें सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन था। देखो मैं एग्जांपल देके समझाता हूं आपको। सपोज करो कि आपके पास एक कंपाउंड है दैट इज कॉल्ड CHHH, यानी CH4। ये हाइड्रोकार्बन हुआ, लेकिन अगर आपने यहाँ पे O लगा दिया तो ये उसका डेरिवेटिव बन गया। तो इसका अब जो डेरिवेटिव बनाया O लगा के, इसका नाम क्या था? मिथाइल अल्कोहल। तो इस तरीके से हम हाइड्रोकार्बन और उनके डेरिवेटिव्स को अगर समझना शुरू कर दें, पढ़ें, तो हम एक्चुअली पढ़ते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आगे लिखता है अदर देन इट्स सिंपल सॉल्ट्स लाइक कार्बोनेट्स। अब अंडरलाइन कर लो उसको अच्छे तरीके से, यानी कार्बोनेट्स अभी समझा कर आया हूं, ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। बाइकार्बोनेट नहीं है। ऑक्साइड जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, नहीं है। कार्बाइड्स नहीं है। ठीक है, तो ये कार्बाइड का फार्मूला CaC2, कैल्शियम कार्बाइड। ठीक है, अगर आपको कभी पहले नहीं आता था। बाकी बाइकार्बोनेट तो आपने पढ़ा है, जैसे आपने पढ़ा है NaHCO3, आपने पढ़ा है Na2CO3, आपने पढ़ा है CO2, आपने पढ़ा है CO। ठीक है ना। तो ये जो आपके पास सारे हिस्से हैं, ये क्या है? कार्बन जरूर रखते हैं, लेकिन ये कंपाउंड ऑर्गेनिक नहीं है। फिर उसके बाद आता है क्या? कहता है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर फाउंड इन ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। जैसे आप खुद बेसिकली ऑर्गेनिक हो, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, एंजाइम्स, हार्मोन्स, विटामिन, लिपिड्स अगर कह दिया है तो ये सब के सब क्या हैं? ऑर्गेनिक हैं। और यही आपकी बॉडी का ब्लड, ये आपकी बॉडी का बड़ा हिस्सा है। ठीक है, ये नहीं कह रहे कि आपकी बॉडी में इनऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, सॉल्ट्स नहीं है, वो भी हैं, लेकिन बेसिक पोर्शन जो है वो ऑर्गेनिक है। और आपकी सारी खुराक भी ज्यादातर ऑर्गेनिक है। अच्छा जी, फिर उसके बाद आगे चलते हैं और लिखता है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। अब ये जो आपके पास नेक्स्ट आ रहा है, इसमें आपको नजर आ गया होगा कि हम एनवायरनमेंट के हिसाब से पढ़ रहे हैं। यानी हमारे इन्वायरमेंट में क्या है? हमारे इन्वायरमेंट में गैसेस हैं, हमारे इन्वायरमेंट में डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, पौधे हैं, ठीक है, आलूदगी है,
और इन सब का मुताला हम एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में करते हैं। जैसे सपोज करो कि अगर हम इसको डिफाइन कर दें तो हम कैसे डिफाइन करेंगे? हम कहेंगे इट इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ केमिकल एंड बायोकेमिकल फिनोमेना। केमिकल केमिस्ट्री से, बायोकेमिकल ऐसे केमिकल जो जिंदगी के केमिकल हैं, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स वगैरह, दैट अकर्स इन द प्लांट्स। ये प्लांट्स में, क्योंकि हम खुराक वही खाएंगे ना जो हमारी बॉडी में लगे, और हमारी बॉडी ऑर्गेनिक है तो हम वही से खाते हैं जो हमारी बॉडी में होते हैं, यानी हमारी बॉडी की जरूरत भी होते हैं, तो वो ही प्लांट से हासिल होते हैं, प्लांट खाते हैं। और द स्टडी एंड वी स्टडी द सोर्सेज, कहाँ से आ रहे हैं, रिएक्शंस, क्या केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, इफेक्ट्स, क्या असरात हैं, एंड फेट्स ऑफ केमिकल स्पीशीज। फेट कहते हैं किस्मत को, यानी ये कहाँ जा रहे हैं, इसका आखिरी क्या होगा, बिल आखिर ये किस चीज में तब्दील हो जाएंगे, कुछ भी कह लो। फेट्स ऑफ केमिकल स्पीशीज इन द एयर, हवा में मौजूद जो केमिकल्स हैं वो उनकी क्या किस्मत है, मतलब वो क्या रिएक्शन कर रहे हैं, क्या बना रहे हैं, सॉइल वाले क्या बना रहे हैं, वाटर एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है। तो इसका मतलब है इन सारे माहौल के अज्जा, चाहे वो हवा है, मिट्टी है, पानी है, इन सब के अंदर, यानी ज्यादातर हम इसको देखते हैं हवा, मिट्टी, पानी, हवा ऊपर, मिट्टी दरमियान में, पानी नीचे। तो इसमें मौजूद जितने भी अज्जा हैं जो केमिकली हम पढ़ते हैं और उनका एक दूसरे पे असर देखते हैं, उनका अपनी सेहत पर या अपने आप पर असर देखते हैं, उनका आपस में ताल्लुक और उनकी केमिस्ट्री को, यानी कि रिएक्शन को स्टडी करते हैं, तो हम असल में पढ़ते हैं क्या, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। फिर इसके बाद हम थोड़ा सा मजीद आगे चलते हैं और हमारी बुक लिखती है कि विदाउट दिस, इसके बगैर, अगर आपको अपने माहौल के बारे में पता नहीं होगा तो फिर क्या होगा, विदाउट दिस, इसके बगैर, इट वुड बी इम्पॉसिबल टू स्टडी द फैक्ट दैट ह्यूमन हैव ऑन द एनवायरनमेंट। यानी इंसान का अपने माहौल पर क्या असर है। देखो आप लोग क्या कर रहे हो, जमीनें साफ कर रहे हो ताकि बिल्डिंग बनाई जा सके, अस्पताल बनाए, रोड्स बनाए। अब जमीन के साफ करने पर कोई ना कोई असर तो होगा ही, तो इंसान का असर जमीन पर या अपने माहौल पर डायरेक्टली हो रहा है थ्रू द रिलीज ऑफ केमिकल। हम बड़े बड़े कारखाने बना रहे हैं, ईंटें पका रहे हैं, उससे धुआं निकल रहा है, उससे आलूदगी फैल रही है, तो ये केमिकल रिलीज हो रहे हैं हमारे एनवायरनमेंट में। इट हेल्प्स अंडरस्टैंडिंग द कॉज इफेक्ट, क्या उसकी कॉजेज हैं, क्या वजूहात हैं, इफेक्ट्स, क्या असरात हैं, एंड सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोल्यूशन। और वो सोल्यूशन का मतलब हल क्या है उनका, जो हमारे इन्वायरमेंट में गलतियां, खराबियां हो रही हैं हमारी वजह से, उनका उसे कैसे दूर किया जा सकता है, कम किया जा सकता है, या अगर खराबियां हो गई हैं तो उनसे कैसे छुटकारा हासिल किया जा सकता है। ये सब चीज़ों का मुताला हम करते हैं एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में। फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट के अंदर एनालिटिकल केमिस्ट्री। इसका ताल्लुक जो है वो इस बात से है कि आप जांच परख करोगे। आपका छोटा भाई आता है और कहता है ये देखो मेरी मुट्ठी में क्या है, ठीक है ना, अब आप बताओ उसकी मुट्ठी में क्या है, देख के बताओ। अब आपको वो सफेद सा पाउडर लगता है, आप क्या कहोगे, पाउडर? नहीं, आपने केमिकली बताना होगा इसमें कार्बन और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस है या नहीं, या ये एक प्योर कंपाउंड है। ये आप कैसे बताओगे? लैब में लेके जाओगे, उस पर जांच परख करोगे। ये जो आप जांच परख करोगे दैट इज कॉल्ड एनालिसिस, और यही एनालिसिस को करने की जो नॉलेज है दैट इज कॉल्ड एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो फिलहाल यहां पर लिखता है दिस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डील्स विद द एनालिसिस ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस, यानी डिफरेंट सब्सटेंसेस को आपने जांच परख करनी है। फिर लिखता है इट इन्वॉल्व्स सेपरेशन। अब कैसे करते हो जांच परख, कैसे करते हो ये सुनो। आप किसी शय को अलहदा करते हो। सपोज कीजिए कोई किसान ये पूछ लेता है कि मेरी फसल के अंदर सोडियम है या नहीं, तो आपको फसल की जमीन यानी सॉइल थोड़ी सी निकालनी पड़ेगी। तो पहले आपने सेपरेशन की, आइडेंटिफिकेशन, उसमें से आपने अज्जा अलग अलग किए, सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, जो जो हैं। तो फिर उसके बाद आपने मालूम किया कि अगर सोडियम है तो कितना है, ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन, कितनी मिकदार के अंदर है, ऑफ द कंपोनेंट, वो हिस्सा जो आपको पता करना था सोडियम, उस कंपोनेंट के बारे में बताया कि उस मटेरियल में है। मतलब सॉइल एक मटेरियल है, उसमें से आपने सोडियम की जांच परख की, उसको निकाल कर चेक किया कितना है, कम है, ज्यादा है, फसल की जरूरत के मुताबिक है, नहीं है। ये सब चीजें आपने जो की, ये आपने एनालिसिस किया, ठीक है। इसके बाद लिखते हैं nowadays field of analytical chemistry generally involves the use of the modern and sophisticated instruments to analyze the matter। यानी आजकल जो है वो पुराने जमाने के हिसाब से और इख्तलाफ हो गया, मुख्तलिफ हो गया है। यानी अब हमारे पास एनालिटिकल टूल्स हैं, मॉडर्न टूल्स हैं, यानी मशीनरी है। पहले हमें ब्लड को निकाल कर उसको टेस्ट ट्यूब में अलग अलग भरना पड़ता था थोड़ा थोड़ा करके, और फिर उसके बाद क्या करते थे, उन सब पर अलग अलग टेस्ट करते थे, कभी टेस्ट कुछ ज़ाया हो जाते थे और अच्छे रिजल्ट्स नहीं आते थे। अब मशीन है, अगर आप अपना ब्लड टेस्ट करवाना चाहते हैं तो आप सिर्फ चंद कतरे मशीन को देंगे, मशीन उसको सक करेगी पाइप के जरिए छोटे से, और उसके बाद उसको एनालाइज करके आपको एक पर्ची बना के दे देगी रिजल्ट की शक्ल में। इतना मॉडर्न सोफिस्टिकेटेड, सोफिस्टिकेटेड कहते हैं जिसमें कोई हाथ गंदे नहीं हो रहे,
आप बड़े प्यार मोहब्बत से काम कर रहे हो, आपको एक्स्ट्रा काम करने पड़ रहे हैं, वर्दी बदलनी पड़ रही है, तो बात ये है वर्दी इसलिए बदलते हैं कि भाई काम के अब कपड़े और फिर और कपड़े और, ये सोफिस्टिकेटेड आप जाओ बस बटन दबाओ काम हो गया, दैट इज कॉल्ड सोफिस्टिकेटेड। ठीक है जी, तो ये मैंने जरा अपने केमिस्ट्री के एतबार से इस वर्ड को बता दिया है ताकि आप समझ जाए, वरना जो इंग्लिश में होता है फिर उसका मतलब एलिगेंट हो सकता है कि आप जरा अच्छे खूबसूरत दिख रहे हो, आपकी चाल ढाल अच्छी हो, तो उसे कहते हैं ही इज अ सोफिस्टिकेटेड बॉय। तो बात है कि अब हम बॉय तो नहीं पढ़ रहे, अब हम केमिकल्स पढ़ रहे हैं, तो फिर केमिकल्स के हिसाब से और एनालिटिकल के केमिस्ट्री के हिसाब से इसका मतलब यही बनता था। आगे लिखता है इंस्ट्रूमेंट टू एनालाइज द मैटर, यानी कि हम मैटर को एनालाइज कर सकते हैं अच्छे मॉडर्न सोफिस्टिकेटेड वे में। तो ये था आपके पास छोटा सा एनालिटिकल केमिस्ट्री के बारे में बात। अब है जी बायोकेमिस्ट्री में। अब बायोकेमिस्ट्री का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी अंडरस्टैंड द लाइफ थ्रू केमिकल प्रोसेस। बायो मतलब जिंदगी, लाइफ, और केमिकल का मतलब केमिस्ट्री या केमिकल्स। तो हम जिंदगी के केमिकल्स पढ़ते हैं, यानी जिंदगी को बनाने वाले केमिकल्स कौन से हैं, मैं बार-बार बोल रहा हूं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, एंजाइम्स, हार्मोन्स, विटामिन्स वगैरह वगैरह, इन सब की केमिस्ट्री को अगर आप पढ़ रहे हो, मतलब आप आसान लफ्जों में कहो कि अगर आप केमिस्ट्री किसी जिंदा जानदार में पढ़ रहे हो तो आप बायोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हो। आगे लिखता है इट इज अ स्टडी ऑफ द केमिकल सब्सटेंसेस एंड द वाइटल प्रोसेसेस। वाइटल मतलब अहम, जरूरी, अकरिंग इन अ लाइफ इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी वो जिंदगी में हो रहे हैं या कहो किसी जिंदा जानदार के अंदर हो रहे हैं, उसको पढ़ने का मुताला बायोकेमिस्ट्री कहलाता है। बायोकेमिस्ट्री प्रोवाइड्स इनसाइट, ये अंदर का हाल बताती है, इनटू द स्ट्रक्चर, के अंदर किस तरह के मॉलिक्यूल हैं, उनका फंक्शन क्या है, वो क्या कर रहे हैं। जैसे कि आपको पता चलता है कि अगर आप विटामिन सी लेते हो तो उससे आपकी स्किन अच्छी हो जाती है, तो उसका मतलब विटामिन सी एक केमिकल है और उसका फंक्शन जो है वो स्किन पर है। इसी तरीके से और भी केमिकल हो सकते हैं, जैसे हार्मोन। अगर आपके पास एक हार्मोन है एंटी डाययूरेटिक हार्मोन एडीएच, इसका मतलब ये है कि वो कंट्रोल करेगा आपके जिस्म के अंदर पानी की मिकदार को। अगर पानी की मिकदार बढ़ गई है तो जिस्म से बाहर खारिज कर देगा जल्दी यूरिन बनाकर, अदरवाइज वो कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन बनाएगा, मतलब पानी जिस्म से खारिज होने से बचाएगा। तो इस तरह से आपको हर एक केमिकल और उसका यूज समझ में आता है बायोकेमिस्ट्री में। बायोकेमिस्ट्री प्रोवाइड्स इनसाइट इनटू द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। पढ़ लिया हमने बात ये। तो आगे लिखता है कि किस चीज के फंक्शन पढ़ रहे हो, किस चीज का स्ट्रक्चर पढ़ रहे हो, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड का मतलब डीएनए और आरएनए होता है, तो ये आपके पास एक न्यूक्लिक एसिड की एग्जांपल है, डीएनए आरएनए कह लो। ये कार्बोहाइड्रेट का एक स्ट्रक्चर है, और प्रोटीन काफी कॉम्प्लेक्स दिखाई गई है यहाँ पर, और लिपिड्स भी बताए गए हैं। ठीक है, कुछ हिस्से मैंने इसलिए आपके सामने रख दिए, आपकी किताब में नहीं थे, लेकिन वक्त के साथ साथ आप इन मॉलिक्यूल्स को कहीं ना कहीं स्टडी करोगे तो अभी से एक पिक्चर के थ्रू आप एक आइडिया बनाओ कि हम इन चीजों का मुताला करने वाले हैं इस वाली फील्ड ऑफ साइंस के अंदर। फिर इसके बाद नेक्स्ट में चलो, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री में देखो, न्यूक्लियस का वर्ड याद कर लो। ये आपके पास एक न्यूक्लियस है जिसमें बहुत सारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, और जब इस पे कुछ बम्बार्डमेंट होती है किसी पार्टिकल की, ये अल्फा पार्टिकल हो सकते हैं, अज्यूम कर लो, तो ये टूट जाता है, यानी एक से दो में, और फिर इस टूटने पर एनर्जी रिलीज होती है, और फिर उससे मजीद न्यूट्रॉन्स निकलते हैं। ये एक न्यूट्रॉन भी हो सकता है। तो ये न्यूट्रॉन आगे चलकर फिर दोबारा से एक और न्यूक्लियस को तोड़ेगा, और जितना जितना न्यूक्लियस टूटता जाएगा एनर्जी बनती जाएगी। ये मैंने ऐसे एक सादा से तरीके से आपको बात समझा दी, लेकिन जब आप न्यूक्लियर केमिस्ट्री पढ़ोगे तो इसमें वो आमतौर पर फिजिक्स का टॉपिक होता है, तो वहां पे आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। तो इसको हम थोड़ा सा रीड कर लेते हैं, क्या लिखता है हमारे पास। कहता है न्यूक्लियर केमिस्ट्री डील्स विद द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन द, ये कहां पर हो रहे हैं, न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, एक एटम के न्यूक्लियस के अंदर। इट डील विद द रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी का मतलब यही है कि रेडिएशन खारिज होना, जैसे अल्फा, बीटा, गामा रेडिएशन आपने सुनी है, तो इन रेडिएशंस का निकलना। फिर लिखता है न्यूक्लियर प्रोसेसेस, ये जो हमने अभी थोड़ा सा समझा है, ये न्यूक्लियर प्रोसेस का ही पार्ट है। एंड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई मतलब न्यूक्लियस की जमा, तो किसी एटम के जो न्यूक्लियाई हैं उन न्यूक्लियाई का क्या होना, तब्दील होना। फिर लिखता है न्यूक्लियर केमिस्ट्री हैज मेनी एप्लीकेशन, का फायदा क्या है, एग्रीकल्चर में इसका फायदा है, इससे मेडिसिन बनाई जा सकती है, इंडस्ट्री में फायदा है, रिसर्च में फायदा है। ठीक है, तो बहुत सारी जगहों पर इसका फायदा उठाया जा सकता है। इससे बहुत सारी एनर्जी बनाकर टरबाइन चलाई जा सकती है, और उसके जरिए से आप मजीद एनर्जी बना सकते हो। तो बहरहाल ये एक कमाल तरीका है। मैंने आप टरबाइन्स के जरिए से बात की, टरबाइन में कुछ चीज़ घूमने का अमल होता है, तो उसे घुमाकर आप ट्यूबवेल चलाकर पानी बाहर निकाल सकते हो। तो ये थोड़ा सा ये समझो कि एक एनर्जी का बड़ा रिसोर्स है। ठीक है, फिलहाल ये इतना काफ़ी है, लेकिन फिर बाद में आप एटम बम बनाना सीखना, क्योंकि न्यूक्लियर केमिस्ट्री का ताल्लुक न्यूक्लियर बॉम्ब से भी है। फिर मर्जी है, ना सीखें तो भी मरती है। तो बहरहाल मना है वैसे उसके बारे में बताना। तो बम कैसे बनेगा, अगर पता लग गया तो वो उठा के ले जाएंगे, वो कहेंगे इसको तो न्यूक्लियर बम बनाना आता है। ठीक है, फिर उसके बाद फिर आपको
पकड़कर बॉम्ब बनवाएंगे। अच्छा जी, पॉलीमर केमिस्ट्री। अब पॉलीमर केमिस्ट्री क्या कहती है? पॉलीमर केमिस्ट्री का मतलब देखो, ये मैंने छोटे छोटे से पार्टिकल्स रखे हैं। ये पार्टिकल असल में प्लास्टिक के हैं, इनको आप पॉलीमर बोलते हो। ये डिफरेंट कलर्स में आते हैं। इनको पकड़ के मशीनों में डालते हैं और इससे फिर इसे पिघलाकर आप एक मोल्ड में डालते हो। मोल्ड मतलब सांचा। उस सांचे से नई क्या बनती है? चेयर्स बनती हैं, खिलौने बनते हैं, प्लास्टिक की जितनी आपके इर्द गिर्द जो शक्लें हैं, किसी शक्ल में भी आपके इर्द गिर्द नजर दौड़ाओ और देखो क्या क्या पड़ा हुआ है, तो वो सब इसी से ही बनते हैं। ठीक है, कलर भी इसमें आ जाते हैं। ये जो आपको दिखाया गया है, ये इसका बेसिक ढांचा है। इसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल चेन्स की शक्ल में मौजूद होते हैं, इसलिए इसको पॉलीमर बोलते हैं, यानी ज्यादा मॉलिक्यूल एक साथ। अब ये जो मैंने थोड़ा सा आपके दिमाग में पिक्चर दी है, इसी के हिसाब से हम पॉलीमर केमिस्ट्री को डिफाइन कर लेते हैं जो हमारी बुक में है। तो लिखते हैं पॉलीमर्स आर द लार्ज मॉलिक्यूल, बड़े मॉलिक्यूल है, मेड बाय लिंकिंग टुगेदर, ये जोड़ जोड़ कर बनाए गए हैं, अ सीरीज ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक्स, छोटे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक को तरतीब से जोड़कर। Polymer chemistry focuses on the properties, structure and synthesis of the polymer in the mono। देखो भाई, यहाँ पर छोटी छोटी बातें हैं। वो कहता है ये फोकस करती है, ये नॉलेज फोकस करता है, आपको स्टडी हासिल करनी पड़ती है किसकी? प्रॉपर्टीज की, स्ट्रक्चर की। वही पुरानी बात, केमिस्ट्री की तारीफ आ रही है। सिंथेसिस ऑफ पॉलीमर, पॉलीमर बनता है कैसे है, एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स, और जो बड़े मॉलिक्यूल हैं उनके बारे में मजीद मालूमात। तो देखते हैं मैनी मटेरियल प्रेजेंट इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग, अब आपके जिस्म में भी जो प्रोटीन है, सेलुलोज जो कि बहुत ज्यादा होती है कहां पर? पौधों के अंदर, एंड न्यूक्लिक एसिड, ये दोनों पौधों और जानवरों में सब इन जगह मौजूद होता है। तो ये भी वो पॉलीमर हैं जो नेचुरली अकरिंग होते हैं, हमने नहीं बनाए, ये प्लास्टिक के नहीं है या ये प्लास्टिक जैसे नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला ने भी हमें बनाकर दिए हैं, जो हमारी, हम खुद भी एक तरह के पॉलीमर्स हैं। तो बहरहाल ये बाद में आशा चलकर इसके पूरा चैप्टर होगा, वहां जाकर स्टडी करेंगे। अब है जियो केमिस्ट्री। जियो मतलब अर्थ, जमीन, और केमिस्ट्री से मुराद वही केमिकल्स। तो अगर आप जमीन के खदो खाल देखो तो कहीं पर जमीन के अंदर मैग्मा है, पिघला हुआ मैग्मा कह लो, लावा कह लो, वो है जो कि बाहर निकलता है। मिट्टी है, उसमें सिलिकॉन की तादाद बहुत ज्यादा है। हमारी जमीन पर सिलिकॉन फर्स्ट एलिमेंट है जो सबसे ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, और सिलिकेट्स बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। सिलिकॉन और ऑक्सीजन मिलकर हमारी जमीन का बहुत बड़ा हिस्सा बनाते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद ऑक्सीडेशन हो रही है, कहीं पर रिडक्शन हो रही है। फिलहाल मैंने कुछ हिस्से यहाँ पे लिखे हैं, कहीं बादल बन रहे हैं, बुखारात ऊपर जा रहे हैं, पानी नीचे बरस रहा है, और सूरज की रोशनी से मुख्तलिफ केमिकल चेंज आ रहे हैं। तो ये सब जो आपके पास जमीन पे केमिस्ट्री इन्वॉल्व है, उसको हम पढ़ते हैं जियो केमिस्ट्री में। तो यहाँ पे लिखता है द स्टडी ऑफ द केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ द अर्थ, जमीन किस चीज की बनी है, जमीन में कौन से केमिकल्स हैं, इन इट्स रिसोर्सेज एंड मिनरल्स, और जमीन के अंदर क्या चीज दफन है, उसमें कौन से मिनरल्स यानी सॉल्ट्स मौजूद हैं, इन सब की जो केमिस्ट्री है कॉल्ड जियोकेमिस्ट्री। आगे लिखता है अपार्ट फ्रॉम इट्स यूज इन द मिनरल एक्सप्लोरेशन, जहां हम सिर्फ मिनरल निकालते हैं, इसके अलावा कहता है जियोकेमिकल मैपिंग today has application in the environmental monitoring, forestry and the medical research। इसको समझा देता हूं। देखो क्या हो रहा है, हमने सैटेलाइट भेजे हैं जमीन से बाहर, समझ लें लगे हुए कैमरास। वो कैमरा उस तरह की तस्वीर नहीं ले रहे जैसे कि हम आमतौर पे अपने कैमरा से लेते हैं। वो क्या करते हैं, वो जियो मैपिंग करते हैं। वो ये पढ़ते हैं हरारत कहाँ ज्यादा है ऊपर से, तो उस जमीन के हिस्से को रेड दिखाते हैं, यानी उस मैप में जगह जगह रेडनेस ये बात शो करेगी कि जमीन का ये हिस्सा रेड है अंदर से, इसका मतलब है इसमें लावा होने के चांस है। ठीक है, फिर वो कुछ जगहों पर ग्रीन कलर शो करेगा, इसे मैप कहते हैं। यानी ये मैप दुकानों का, गाड़ियों का या रोड्स का मैप नहीं है, ये जियो जमीन का मैप है। अब कहीं पे ग्रीन नहीं दिखाई देगी तो पता चलेगा जमीन का ये वो हिस्सा है जहां पर ज्यादा ग्रीनरी है, मतलब प्लांट्स हैं, पौधे हैं या फसलें उगे हुए हैं। ठीक है, इसी तरीके से, या वो ऐसे शो करेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड को गिनेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ ज्यादा है। इससे पता चलेगा कि कहाँ पर आलूदगी ज्यादा है और कहाँ पे आलूदगी एक मुनासिब हद तक है। तो आपने आजकल सुना होगा कि जब फॉग होती है तो वो कहते हैं जी फलां शहर दुनिया का सबसे ज्यादा आलूदा शहर है। अब उन्हें कैसे पता चला? पूरे शहर की आलूदगी मालूम कर ली उन्होंने? नहीं, उन्हें सिर्फ एक पिक्चर देखी। उस पिक्चर में देखा कि ये जो जमीन का ये खित्ता है, इसमें ये शहर आ रहा है, इस शहर में सबसे ज्यादा क्या है, धुआं उठ रहा है, जहां पे वो फोग पैदा करने वाले केमिकल्स मौजूद हैं। तो उन्होंने मैप कर लिया, तो इस तरह समझा दिया। तो आप इस तरह से रिलेट कर सकते हो जियो केमिस्ट्री पढ़कर। हम जमीन के बारे में ना सिर्फ ये देख सकते हैं कि क्या चीज कहाँ मौजूद है, बल्कि ये भी देख सकते हैं कि कहाँ पर कौन सी खराबी हो रही है, या जमीन के अंदर कहाँ गैस है, कहाँ पर ज्यादा मेटल्स हैं, कहाँ पर सोना दफन है। तो इस तरह से बड़े बड़े जो मुल्क होते हैं, एडवांस कंट्रीज होते हैं, वो देख लेते हैं और फिर उस मुल्क के ऊपर आ जाते हैं, कहते हैं भैया आपकी ज़मीन हमने खरीदनी है, तो वो खरीद के फिर जो में कर सकते हैं। तो बहरहाल ये एक लंबा
लंबी बात होगी फिलहाल, अब चलो आगे। अब वो कहता ये है कि अगर हम एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन बुक ने दी है, कहते हैं देखो ये आपके पास घर हैं, ये कुछ एडवांस कंट्रीज ऐसा करते हैं, देखो हम जमीन से पानी तो निकालते हैं मोटर के जरिए से, तो वो क्या करते हैं, वो एक पाइप आने और जाने वाला बना लेते हैं। यानी समझो ये आपका घर है, इसके अंदर से एक पाइप जा रहा है और ऐसे करके आ रहा है, दरमियान में मोटर लगाई हुई है जो पानी को सर्कुलेट करती है। अब इससे क्या होता है, जब ऊपर ठंड होती है, कोल्ड इंतहाई ठंडा होता है, तो आपने देखा होगा कि जब शदीद ठंडे मौसम में आप मोटर चलाकर पानी को हाथ लगाते हो तो आपको गर्म दिखता है। इसका मतलब है जमीन के नीचे जो पानी का टेम्परेचर है वो एक खास हद तक है, यानी वो समझ लो जितना भी है वो एक ही रहता है। ऊपर का टेम्परेचर घटता और बढ़ता है, ये कोल्ड यहाँ लिख लेते हैं। तो अब क्या होगा, जमीन से पानी जो नीचे से ऊपर आएगा वो क्या होगा, ऊपर की निस्बत गर्म होगा। तो इस तरह से घर के अंदर मुख्तलिफ पाइप बिछा दिए जाते हैं फर्श के अंदर, ठीक है, और उसके बाद फिर पानी वापस भेजा जाता है। तो गर्म पानी ऊपर आता है, ठंडा होकर नीचे चला जाता है, फिर जब दोबारा से नया पानी आता है, नीचे बहुत पानी है। इस तरह सर्कुलेशन से शदीद ठंड के मौसम में घर क्या हो जाता है, गर्म होना शुरू होता है। अब यहाँ पर हॉटनेस की बात करते हैं, अब गर्मियाँ आ गई हैं। गर्मियों में जब हम मोटर चलाकर यानी डायरेक्ट पानी लेते हैं जमीन से, ठंडा लगता है ना, तो समझ लो ठंडा पानी ऊपर आएगा आपके बाद और वो ऊपर फैल कर घर से होता हुआ जब वापस जाएगा तो गर्म होकर चला जाएगा। इस तरह से मुस्तकिल तौर पर ये सर्कुलेशन रहेगी और घर का टेम्परेचर जमीन की वजह से नॉर्मल रहेगा। इसमें बहुत ज़्यादा ना तो हीटर चलाने पड़ते हैं, ना ही कूलर चलाने पड़ते हैं। बहुत एक सस्ते काम के अंदर जो है वो चल जाता है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी वो बहुत महँगी नहीं होती उन कंट्रीज़ में, या सब्सिडाइज़ होती है। इस तरीके से घरों में ज़्यादा ईंधन नहीं लगता, क्योंकि ईंधन जो होता है, लकड़ी, कोयला या गैस, वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। वो एक बार खत्म हो गए तो दोबारा नहीं मिलेंगे, तो घरों को गर्म करने के लिए वो सही नहीं है। तो ये तरीका सबसे बेस्ट होता है जिसके ज़रिए से हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज को बचा सकते हैं और पानी तो मुस्तकिल तौर पर ज़मीन का हिस्सा ही रहता है। तो ये एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन थी। तो इसमें हमारी बुक ने लिखा है जियोथर्मल हीट पंप्स, पंप यानी वो पंप जो कि जमीन, जियो मतलब जमीन, थर्मल मतलब हीट, जमीन की हीट का इस्तेमाल करते हैं एज अ पंप टू ट्रांसफर अंडरग्राउंड वाटर। क्या करते हैं, वो अंडरग्राउंड वाटर को ऊपर ले आते हैं, पंप करते हैं, फिर या ट्रांसफर करते हैं इनटू द बिल्डिंग्स ड्यूरिंग द विंटर, सर्दियों में, टू हीट देम, ताकि वो गर्म हो जाए, एंड इन द समर, और गर्मियों में ताकि वो ठंडे हो जाए। तो इसका मतलब है सर्दियों में गर्म करने के लिए और गर्मियों में ठंडा करने के लिए जियोथर्मल पंप्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये अगर हो जाए हमारे मुल्कों में भी तो कमाल हो जाए, लेकिन इसके लिए बिजली का सस्ता होना ज़रूरी है, क्योंकि ये मोटर बहुत हैवी नहीं होती, बस ये हल्की-हल्की आहिस्ता से चलती रहती है और मुस्तकिल पानी जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता ऊपर आता और जाता रहता है। तो इस तरीके से, और बाकी इसके लिए फिर हमें फ्लोर कवरिंग भी तब्दील करनी पड़ती है। यानी पहले आप वो क्या करते हैं, ज़मीन के अंदर ऐसे पाइप बिछाते हैं और दीवारों में की तरफ भी होते हैं, और जगह-जगह कमरों के अंदर से निकले हुए वेंट्स भी होते हैं। यानी कमरों में जगह-जगह वेंट्स होते हैं। अब वो क्या होता है, पानी वहाँ से आता-जाता रहता है और ऊपर जो फ्लोर होता है वो आमतौर पे रखते हैं लकड़ी का बना हुआ। तो इस तरीके से घर के अंदर और इर्द-गिर्द इंसुलेशन भी रखते हैं, यानी घर अगर गर्म हो जाए तो उसका असर बाहर ना जाए। मतलब घर की जो गर्म हवा है वो अंदर रहे, ताकि सर्दियों के अंदर ठंड ना लगे और गर्मियों के अंदर जो है वो ठंडक जो अंदर पैदा हो जाए। जैसे एसी वाला कमरा बंद रखते हैं तो घर बंद भी होते हैं। मतलब घरों का स्ट्रक्चर भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, तो उसके हिसाब से ही डिज़ाइन किया जाता है उन कंट्रीज़ के अंदर। अच्छा, अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट है मेडिकल या मेडिसिनल केमिस्ट्री। समझ में आ गया होगा, मेडिसिन से रिलेटेड केमिस्ट्री है। तो ये कहता है कि आप जो देखते हो बहुत सारी मेडिसिन, कुछ मेडिसिन ऐसे कैप्सूल की शक्ल में यानी लिक्विड रखती हैं, कुछ के अंदर सॉलिड होता है, किसी में कैप्सूल के अंदर कोई ग्रैन्यूल्स दाने भरे होते हैं, कोई गोली होती है, अलग अलग चबा के खाने वाली, पानी से लेने वाली। तो ये सब के सब केमिकल्स ही हैं। अब वो लिखता है दिस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, इस केमिस्ट्री की ब्रांच में द केमिस्ट ट्राइज टू डिजाइन, इसमें हमें पता लगता है बनाते हैं सिंथेसाइज मेडिसिन और ड्रग्स विच आर बेनिफिशियल फॉर द मैनकाइंड, इंसान के लिए जो अच्छी होती हैं चीज़ें या ड्रग्स वो बनाते हैं ताकि उसकी बीमारी दूर हो जाए। इट इंक्लूड्स द डिस्कवरी, से हम डिस्कवर करते हैं चीज़ें, डिलीवरी भेजते हैं, अब्जॉर्प्शन, जो डिलीवरी मतलब इंसान को देते हैं, यानी किसी तरीके से किसी भी रूट से, नाक के जरिए, आंख के जरिए, मुंह के जरिए से, और फिर उसके बाद क्या होता है, एब्जॉर्प्शन, वो जो ड्रग है वो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होती है, एंड मेटाबॉलिज्म, और फिर उसके बाद केमिकल चेंजेस होते हैं हमारी बॉडी में, और इस तरह से वो केमिकल चेंज अगर अच्छा है तो वो हमारी बीमारी को दूर कर देगा और डिफरेंट जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उन्हें किल कर देगा। ठीक है, इस तरीके से आप समझ लो। नेक्स्ट आता है
ऑस्ट्रोलॉजी, ऑस्ट्रोलॉजी का मतलब ये है कि वहां पर यानी जमीन से बाहर फल्कियात का इल्म है, जिसके अंदर हम पढ़ते हैं स्टार्स। 8th क्लास में कभी हुआ करता था कॉमेट्स, रेड जॉइंट, ब्लू जॉइंट, ठीक है ना, और मतलब डिफरेंट जो बाहर जमीन यानी जमीन के बाहर जो तब्दीली आ रही है केमिकल नेचर में या केमिस्ट्री के अंदर, उसको पढ़ना हम ऑस्ट्रोलॉजी में करते हैं। तो लिखता है इट इज द स्टडी ऑफ द मॉलिक्यूल्स एंड आयंस रिकरिंग, जो बार बार हो रहा है इन द स्पेस एंड इंटरस्टेलर स्पेस। ठीक है, ये इंटरस्टेलर का मतलब एक दरमियानी जगह है। समझ लो कि ये आपके पास एक गैलेक्सी है, इस गैलेक्सी में मुख्तलिफ सैयारों के दरमियान कुछ जगह है दैट इज कॉल्ड इंटरस्टेलर स्पेस। ये वो जगह है जहां पर बहुत सारी केमिस्ट्री इन्वॉल्व होती है। तो वो कहता है इन दिस डिसिप्लिन, यानी इस ब्रांच में, डिसिप्लिन मतलब ब्रांच या मजमून, we study the abundance, इजाफा, and reactions of the atoms। reaction abundance का मतलब होता है क्या चीज बहुतात में है, ठीक है। reactions of atoms यानी एटम आपस में कैसे मिल रहे हैं, मॉलिक्यूल कैसे मिल रहे हैं, आयन कैसे मिल रहे हैं या बन रहे हैं इन द यूनिवर्स, एंड इंटरेक्शन और ताल्लुक ऑफ दीज स्पीशीज विद द रेडिएशन, और इस दौरान अगर हो रहा है तो वहां पर कौन सी रेडिएशन निकल रही है, अल्फा बीटा गामा। एक बड़ी मशहूर सी पुराने जमाने में, मतलब कुछ हम अपने दौर की बात करें तो वहां पर एक, अब उसके बाद में कार्टून्स भी आए, मूवी थी फंटास्टिक फोर। फंटास्टिक फोर में 4 साइंटिस्ट होते हैं जो कि बाहर जाते हैं जमीन से बाहर कोई मिशन पर, या कह लो कि बाहर सियारों को पढ़ने जाते हैं। फिर जब वहां पर रेडिएशनल कुछ सोर्सेज हो जाती हैं काफी सारी, वहां पर थोड़ा कोई स्मेलिंग इंसिडेंट होता है, जब वो जमीन पे वापस आते हैं तो उनमें तब्दीली आ चुकी होती है। यानी एक बंदा रबड़ का बन जाता है जो अपने हाथ और पैर बहुत लंबे कर लेता है, एक बंदा पत्थर का बन जाता है, उसमें एक लड़की होती है वो गायब हो सकती है, और एक लड़का होता है वो आग बदल सकता है। तो ये एक पुरानी स्टोरी थी, लेकिन इसमें यह बात सीखने का मौका मिलता है कि जब रेडिएशनल सोर्सेज टच करते हैं हमारे मॉलिक्यूल्स को, तो वो हमारी केमिस्ट्री भी चेंज कर देते हैं, और हम वो नहीं रहते जो रह सकते हैं। इसलिए कभी भी आप रेडिएशनल सोर्सेज के पास जाएं, जैसे एक्सरे खिंचवाने जाएं या फिर एमआरआई करवाने जाएं, तो वहां पे लिखा होता है कि रेडिएशन डोंट अलाउ, ठीक है, या गैर मुतल्लका अफराद का आना मना है। तो इस तरह लिख दिया जाता है। इसकी वजह यही होती है कि अगर आप हद से ज्यादा किसी रेडिएशन में रहेंगे तो आपकी अपने जिस्म की केमिस्ट्री चेंज हो सकती है। तो बहरहाल ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, पता नहीं ऐसा हो जाएगा, कभी जाके देखिएगा, बंदा मर भी सकता है कभी रेडिएशन के साथ जुड़ जाए। वो जो एक मशहूर कैरेक्टर है हल्क का, वो हल्क भी ऐसे ही करता है। यानी उसके अंदर भी शुरू में उसके बाप, अगर उसका फर्स्ट आपने पार्ट देखा है तो उसमें होता ही है कि जो रेडिएशन है उसका काम करता है उसका उसका मतलब वो फादर, तो फिर वो अपने अंदर तब्दीली लेके आ जाता है, वो अपने अंदर तब्दीली लेके आ जाता है, और इसी तरह से रेडिएशन टच करती है हल्क को भी। तो इस तरीके से 2 बड़े हल्क बन जाते हैं। तो ये एक पुरानी मूवी का कॉन्सेप्ट था, फिर बाद में हल्क जो है कैरेक्टर वो आगे आता रहा। अच्छा, यहाँ पे एक्सरसाइज थोड़ी सी दी गई है, देखते हैं आपको आती है ये नहीं आती। ल्यूनर मिशन हैज रिसेंटली ब्रॉट सैंपल फ्रॉम द मून। हम मून से एक सैंपल लेकर आए हैं, एक मुट्ठी भर के हमारा भाई आ गया है चांद से। भाई ये बताओ क्या है? अब आपको क्या पता ऊपर क्या था, तो अब आपको एनालिसिस तो करना पड़ेगा। द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स वर देन कैरिड आउट ऑन इट। हमने इसके ऊपर ये वाले एक्सपेरिमेंट्स किए। पॉइंट आउट द ब्रांचेस ऑफ द केमिस्ट्री, हमें केमिस्ट्री की ब्रांचेस बताओ। दीज एक्सपेरिमेंट्स आर रिलेटेड टू, जिसके साथ ये एक्सपेरिमेंट रिलेट करते हैं। तो ये कोई मुश्किल सवाल नहीं है, देखते हैं हमें आता या नहीं आता। पहला क्वेश्चन है डिटरमिनिंग एंड इट्स कंपोजिशन। अगर आप कंपोजिशन मालूम कर रहे हो तो बताओ वो कौन सी केमिस्ट्री है जिसमें हम बेसिकली कंपोजिशन ही मालूम करते हैं। लफ्ज है एनालिसिस। तो एक मैं आपको बताता हूं, ये है एनालिटिकल केमिस्ट्री, ठीक है जी, एनालिटिकल केमिस्ट्री। अब इसके बाद स्टडी ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टीज, लफ्ज आ गया फिजिकल प्रॉपर्टी, तो उसका मतलब क्या हुआ, आप फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर है तो यहां लिखें फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है जी। और फिर लास्ट में आता है कैरिंग आउट द केमिकल रिएक्शंस विद द यूजुअल इनऑर्गेनिक रिएजेंट्स। हाँ भाई, हम इनऑर्गेनिक रिएजेंट्स या केमिकल से काम ले रहे हैं, तो इसका मतलब है हम वो केमिकल ले रहे हैं जो कार्बन के अलावा है, तो उसका नाम क्या होगा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है जी। तो ये आप इस तरह से लिख लो, या इसमें कोई एक एक रीजन भी दो साथ साथ कि मैंने ऐसा क्यों लिखा है। देखते हैं आप कितना सोच रहे हैं केमिस्ट्री के बारे में। तो ये था आज का लेक्चर, उम्मीद है कि समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई सवाल है तो आपने कमेंट बॉक्स में जरूर राइट करना है, आपस में बात भी करनी है केमिस्ट्री के एतबार से, इस तरह बायोलॉजी के लेक्चर में बायोलॉजी के एतबार से, ताकि आप बेहतरीन नताइज अखज़ कर सको। क्योंकि पढ़ने का अगर ऑनलाइन तरीका है वो यही है कि आपके पास एक बड़ी कम्युनिटी होती है सीखने और सिखाने के लिए भी, और आपके पास एक एक्सपर्ट टीचर तो है ही। मैं बहुत सालों से पढ़ा रहा हूँ केमिस्ट्री और बायोलॉजी भी, तो इसलिए मैं आपकी बहुत अच्छी हेल्प कर सकता हूँ। तो आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे, सब्सक्राइब जरूर करके जाएंगे। अगर आपने लेक्चर पूरा लिया है तो यकीनन आपको समझ में आ ही गया होगा, लेकिन फिर भी कोई कमी बेशी है तो जरूर बताइएगा। तो अब तक के लिए अल्लाह हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।